Hello everyone, welcome back to another video of our PYQ series, and this is going to be the first lecture of our polity series. So हम इकोनॉमी फिनिश कर चुके हैं, हम इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, हम जोग्राफी ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं, and this is going to be start of the polity. And I know that exams are near and the pressure is building up. Trust me, I'm feeling a lot of pressure as well, and everybody does that. But the true beauty of this exam that it makes you a hardened diamond once you are through this, you're through with the exam. So in upcoming lectures or in upcoming days the lectures will be more frequent और इनकी लेंथ थोड़ा ज़्यादा होगी. We will try to cover as many as topics, as many as questions and as many as subjects as possible. And this is going to be hard work, brutal hard work. 13 से 14 घंटे per day you have to work. I have to work, everyone has to work who is serious about this exam. ठीक है. सो ठीक है, आज स्टार्ट करेंगे. अपना उद्देश्य यही है, +40 मार्क्स इंक्रीज़ करना, एंड वी आर गेटिंग क्लोजर एवरी सिंगल डे. ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज हम अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड प्लस मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्लस कुछ ओल्ड लॉज जो कि हमारे ब्रिटिशर्स के टाइम पे थे. थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ा सा स्टैटिक पढ़ेंगे एंड देन वी विल डू द क्वेश्चन. सो स्टार्ट करते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से. सो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस में क्या था कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले किया उसने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने किया, एंड इट वाज फॉर्मुलेटेड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान. नवंबर 1946 में हुआ था और दिसंबर 1946 में इसकी फर्स्ट मीटिंग बैठी थी. अच्छा देखो, ये थोड़ा सा स्टेट पीसीएस टाइप लग रहा है, बट द नेचर ऑफ यूपीएससी एग्जाम इज़ बिकमिंग सच दैट दे आर आस्किंग दीज क्वेश्चंस मोर ऑफन दैन नॉट. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड बिकॉज वी डोंट वांट टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड. ठीक है. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो कॉम्पोजिशन था वो क्या था? मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर या प्रोविंशियल, इसमें कह लो कि लिमिटेड पीपल थे. दे इलेक्टेड प्रोविंशियल असेंबली एंड फ्रॉम दैट प्रोविंशियल असेंबली तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग इलेक्ट हुए थे. ठीक है. सो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था और लिमिटेड फ्रेंचाइज का इलेक्शन था. और सबसे बड़ी बात है कि जो गांधी और जिन्ना थे दे वर नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. और प्रिंसली स्टेट की भी सीट्स थी इसमें, बट दे स्टेड अवे बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन, दे वांटेड टू रिटेन देयर ओन ऑटोनॉमी. ठीक है. ब्रिटिश प्रोविंसेस जो भी थे उसमें मुस्लिम, सिख प्लस जनरल को रिजर्वेशंस थी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कॉम्पोजिशन में. और जो ये मतलब जो भी इनको रिजर्वेशन मिली थी दैट वर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर पॉपुलेशन. ठीक है. सो वी कैन से दैट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्सली इलेक्टेड प्लस पार्सली नॉमिनेटेड पीपल वर देयर. ठीक. और जो सच्चिदानंद सिन्हा जी थे दे वर टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ये 2024 का क्वेश्चन था. ठीक है. सो वी कांट से कि ऐसा यूपीएससी नहीं पूछता, क्योंकि यूपीएससी कुछ भी पूछ सकता है. ठीक है. और उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने इनको टेक ओवर किया था. सो ही वॉज द फर्स्ट टेम्प्रोरी प्रेसिडेंट एंड देन राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर. ठीक है. सो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर हो जाएंगी. अब देखो, आई नो दिस इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव कवरेज. सो जैसे आप क्वेश्चंस पढ़ो, जैसे आप चीज़ें करो, आप इसमें आके ऐड करो. दिस इज़ हाउ यू बिल्ड एंड एनरिच योर नोट्स. ठीक. ये मैं नोट शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, यू कैन ज्वाइन. ठीक है. 1979 का क्वेश्चन आया. द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, ये ऑप्शन ए अभी हमने पढ़ा ना कि प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्टेड थे. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आर ट्रू. क्या बोल रहा है? इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन द एडल्ट फ्रेंचाइज. बिल्कुल, एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18+ के ऊपर सब वोट दे रहे हैं. सो दिस विल बिकम करेक्ट. इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शन. इट वॉज मल्टी पार्टी बॉडी. इट वर्कड थ्रू सेवरल कमिटीज़. ठीक है. मल्टी पार्टी बॉडी थी, बहुत सारी पार्टी के लोग थे. इट वर्क थ्रू सेवरल कमिटीज़. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बहुत सारी कमेटी थी, ड्राफ्ट कमेटी, वर्किंग कमेटी, बहुत तरह की कमेटी थी. ठीक है. और इट रिजल्टेड फ्रॉम डायरेक्ट इलेक्शंस. नहीं, डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे, ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे. सो आपका ऑप्शन 2 कट जाएगा, ऑप्शन 2 कट जाएगा. तो ऐसे ही आपका 1, 3 एंड 4 आ जाएगा. ठीक है. 1993 में द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर nominated by British Parliament, nominated by Governor General, elected by legislative assemblies of the various provinces. This was true, है ना. डायरेक्ट ये था इनडायरेक्ट इलेक्शन. ठीक.
इनडायरेक्ट इलेक्शन। चलो नेक्स्ट 2004 में क्वेश्चन आया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। तो बोल रहा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज इलेक्टेड बाई प्रोविंशियल असेंबलीज इन ईयर 1946। ठीक है, सही लग रहा है। जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नहीं, जिन्ना नहीं थे, हमने पढ़ा। द फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड इन इंडिया जनवरी 1947, नहीं था। फर्स्ट हमने कब हेल्ड किया था? दिसंबर 9, 1946। ठीक है, सो ये मैंने जो भी अपने इसमें नोट्स में ऐड किया हुआ है दे आर फ्रॉम द PYQ इंस्पायर्ड। आपको जो अपने क्वेश्चंस में मिले आप अपने में ऐड करो। ठीक, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950। कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जनवरी 26 1950 को अडॉप्ट किया गया था। ऐसा नहीं था, हमने अडॉप्ट कब किया था? 26 नवंबर 1949 को। ये क्वेश्चन आया था 2023 में, अभी आगे दिखाऊंगा। ठीक है, सो यू कैन नॉट से कि भाई ऐसा चीज़ें UPSC नहीं पूछती। UPSC कुछ भी पूछती है, PYQ में जो आया है पढ़ के जाना है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड जनवरी 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था हमने। ये अपने प्रीएम्बल में भी मेंशन है ना कि वी अडॉप्ट एंड इनैक्ट एंड गिव आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन डे ऑफ 26 नवंबर 1949 वगैरह वगैरह। और 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था। ठीक है, इसके पीछे भी हिस्ट्री है कि 26 जनवरी ही क्यों, बट वो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। ठीक है, हु वॉज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर, है ना, सच्चिदानंद सिन्हा, हमने पढ़ा अभी, 2024 का ये क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2006 में विच पोर्टफोलियो हेल्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट। सो जो जनरल इलेक्शन के पहले एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, ये पूछ रहे हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास किस तरह के पोर्टफोलियो थे। सो जो मेन लीडर हैं उनके पोर्टफोलियो के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके पास एक्सटर्नल अफेयर और वो वाइस प्रेसिडेंट भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल होम मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, CR गोपालचारी आर्ट एंड एजुकेशन। ये ऐसे नाम हैं जो कि PYQ में मेंशन्ड है। और भी बहुत सारे नाम हैं, बहुत सारे के पोर्टफोलियोज हैं, बहुत मिनिस्टर्स ने हैंडल किया, बट आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट, सो वी विल स्टिक टू आवर PYQ। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विल हैव दिस फूड एंड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब देखो 2023 का क्वेश्चन जो मैं बता रहा था ना कि 26 नवंबर को आया, तो उसमें क्या बोल रहा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर एवरी ईयर टू प्रमोट कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू अमॉन्ग सिटीजन्स। ठीक लग रहा है। अब रीज़न क्या दिया इसने कि ऑन 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज सेटअप। देखो कितना गलत बोल रहा है। 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट कर लिया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ये PYQ 2004 में था और 2023 में चीज़ रिपीट हुई। ठीक है, सो 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट किया, 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया, तो ये हमें याद रखना है। सो 2023 में स्टेटमेंट 2 बिल्कुल गलत हो गया। सो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट। सो C विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑन 26 नवंबर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया सेटअप ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर टू प्रिपेयर ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सब सही है, बस ये सेटअप वाला गलत है। ठीक, याद रखना आपको। चलो अब जो क्वेश्चंस यहाँ से शुरू होंगे दे आर पार्ट ऑफ आवर ओल्ड लॉज, है ना, ओल्ड लॉज। ठीक है, तो ओल्ड लॉ के बारे में पहले आपको एक स्टैटिक पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम PYQ के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से। अच्छा देखो, ये इसमें 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। एक तो जो अपना पॉलिटी में जो इवॉल्व हुआ था चीज़ें कि वेरियस लॉज कैसे आए, वेरियस गवर्नमेंट वेरियस टाइम पे किस तरह का हमारा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रहा इन द ब्रिटिश एरा। एंड द सेकेंड पॉइंट इज़ व्हाट वर द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट attached to that particular law, that particular act, that particular regulation. So एक चीज़ है जो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, एक चीज़ जो है वो पॉलिटी का पार्ट है। सो इन दिस आई विल ट्राई टू फोकस ऑन बोथ, क्योंकि ऐसे अलग अलग चीज़ें पढ़ना थोड़ा टफ हो सकता है। ऑल्दो सम एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री विल नॉट बी हियर, बट व्हेन वी विल डू द मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट, उसमें भी हम प्री इंडिपेंडेंस लेजिस्लेशन कवर करेंगे, and in that I will enrich this same notes and teach you. Okay, so अभी हम पॉलिटी के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ों को देखेंगे and then when it comes for the modern history we will proceed for that. Okay, चलो स्टार्ट करते हैं अपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से।
तो ये थोड़ा सा ये बैटल ऑफ बक्सर और शाह आलम ने दीवानी राइट्स दे दिए थे 1765 में, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हो गया। ये तो मैंने अपने कॉन्टेक्स्ट के लिए लिखा हुआ था, ठीक है। तो इसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे। पहला कंपनी रूल, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया, उनके ऊपर बहुत सारे लॉज और रेगुलेशन लाई ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड सेकेंड, जब 1857 के म्यूटिनी के बाद व्हेन ब्रिटिश टुक द एंटायर कंट्रोल अंडर देमसेल्व्स, अंडर द ब्रिटिश क्राउन, देन देयर वर सम लॉज एंड सम एक्ट्स एंड सम रेगुलेशंस एंड वी विल डील विद दैट टू। तो दो पार्ट में इसको पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं कंपनी के रूल से। सो रेगुलेटिंग कंपनी का जब रूल चल रहा था 1773 से 1858 तक, सो सबसे पहला आया रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसमें फर्स्ट टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज रिकग्नाइज्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इसके पहले तक ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ ट्रेडिंग यूनिट के रूप में देखा जाता था। नाउ क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, है ना, 3 प्रोविंस थे अपने, बॉम्बे, मद्रास एंड बंगाल। सो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। 2023 में एक क्वेश्चन आया था कि फ्रॉम विच एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। सो इट इज़ नो डाउट कि 2025 में ये पूछ ले कि फ्रॉम विच एक्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल बना दिया। अब क्या हुआ कि इनके पास एक काउंसिल ऑफ 4 मेंबर दी गई जो कि इनको असिस्ट करती, ठीक है। जब इनको गवर्नर जनरल बना दिया तो बॉम्बे और मद्रास जो थे वो इनके सबऑर्डिनेट बन गए, ठीक है। और इसी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता को बनाने की बात की गई थी, ठीक है। और इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो रेगुलेट करते थे, जो डायरेक्टर्स थे उस कंपनी के, दे वर रिक्वायर्ड टू शेयर ऑल द डिटेल्स एंड रिपोर्ट्स विद दिस गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है। सो ये चीज़ हो गई। मेन चीज़ हम पढ़ेंगे, यही एग्जाम में काम आएगा। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रिकग्नाइज किया गया। गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास उसके अंदर आ गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता बना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को रिपोर्ट्स देनी पड़ती। तो ये इसका सार हो गया, ठीक है। फिर थोड़ा सा अमेंडमेंट आया 1781 में। सुप्रीम कोर्ट की पावर्स को थोड़ा कम किया गया और गवर्नर जनरल की पावर को थोड़ा बढ़ाया गया। इसका जिस्ट यही है 1781 में, बस यही चीज़ हुई। सुप्रीम कोर्ट की पावर घटाई गई। सुप्रीम कोर्ट जो कोलकाता में बना था। गवर्नर जनरल प्लस काउंसिल प्लस जो भी कंपनी के ऑफिसर्स थे, दे वर नॉट अंडर सुप्रीम कोर्ट ज्यूरिसडिक्शन, मतलब वो कुछ भी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में करते हैं, दे आर नॉट टू बी ट्रायल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट। फिर जो रेवेन्यू था, इट वॉज ऑल्सो नॉट अंडर सुप्रीम कोर्ट। पर्सनल लॉ ऑल्सो अंडर सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो पर्सनल लॉ जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ जो थे, दे वर नाउ टू बी अंडर द सुप्रीम कोर्ट। जो प्रोविंशियल कोर्ट थे, अगर आप उनके एक्शंस के अगेंस्ट आप कंप्लेन करना चाहते हो तो आप हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट सीधा नहीं जा सकते। जैसे आजकल अपने यहाँ नहीं कि आपने हाई कोर्ट से कुछ दिक्कत है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, बट उस समय ऐसा नहीं था कि अगर आपको प्रोविंशियल कोर्ट्स यानी हाई कोर्ट बोल लो से दिक्कत है तो यू विल गो इनटू गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है। सो ये था 1781 का। देन आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब इसमें क्या हुआ कि जो कंपनी की प्रॉपर्टी है दैट बिकेम ब्रिटिश पोजीशन, ठीक है। सो कंपनी की प्रॉपर्टी जो थी उसको ब्रिटिश ने अपने अंडर ले लिया, ठीक। अब देखो, आप जैसे जैसे पढ़ोगे ना तो ऐसे दिखेगा कि आपको कंपनी के बुरे दिन आने लगे और ब्रिटिश इंडिया का कंट्रोल बढ़ने लगा, ठीक है। फिर जब आप आगे बताऊंगा, जब आप ये देखोगे कि जब कंपनी ने पूरा ख़त्म हो गई कंपनी और ब्रिटिश इंडिया आ गई, तो फिर क्या होगा कि ब्रिटिश इंडिया के बुरे दिन आते जाएंगे और अपना जो इंडिपेंडेंट इंडिया है उसके अच्छे दिन शुरू होते जाएंगे। सो इस तरह से एक थोड़ा आपको पैटर्न दिखेगा, ठीक है। सो पिट्स इंडिया में क्या हुआ, कंपनी का जो एसेट था दे बिकेम ब्रिटिश पोजीशन। ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम द सुप्रीम ऑर्डर और उनको आदेश दिया कि आप कोई भी वॉर, ट्रीटी या ऐसा कुछ घूस बदमाशी मत करो। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसा बोला गया, ठीक है। कॉमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल, मतलब डुअल गवर्नमेंट चलने लगा। कंपनी में ही 2 डिवीज़न हो गए, एक जो कमर्शियल विंग को देखेगा, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को देखेगा, ठीक है। तो जो कमर्शियल है दैट वर टू डील बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो अभी हमने ऊपर बात की थी, ये वाली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और जो पॉलिटिकल विंग थी दैट इज़ टू डील बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल में 4 लोग, मतलब कुछ लोग थे, उनके डिटेल ये हैं, एक्सचेकर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और 4 प्राइवी काउंसिल। प्राइवी काउंसिल मतलब जो ब्रिटिश राजा के, मतलब जो ब्रिटिश के क्वीन या एम्पर रहे होंगे उनके बंदे, तो इनको प्राइवी काउंसिल बोलते थे। तो 2 पार्ट हो गया, डुअल गवर्नमेंट हो गई, कॉमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल चीज़,
और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया। ठीक, 1786 में कॉर्नवालिस आया, उसने बोला कि चलो ये सब ठीक है रहने दो, बट मुझे ये चाहिए कि मैं अपने काउंसिल की जो भी डिसीजन आए मैं उसको ओवरराइड कर सकता हूँ। तो मान लिया ठीक है चलो भाई, और उसको कमांडर इन चीफ भी बनना था, मतलब उसको मिलिट्री पावर भी चाहिए थी। ठीक है, बाकी सब सेम रहा, इसमें बस कॉर्नवालिस की पावर बढ़ गई। ठीक, 1793 में ओवरराइडिंग पावर टू ऑल गवर्नर्स, ये वाली चीज़ यहाँ एक्सटेंड हो गई, और गवर्नर जनरल को थोड़ा और पावर बढ़ा दिया गया। ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इंक्रीज़ हुई है ना 20 साल के लिए। और उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड स्टाफ की सैलरी जो है दैट विल नाउ बी पेड बाय द इंडियन एक्सचेकर। ठीक है, ये चीज़ आई। अब 1813 जब आता है तो ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ख़त्म कर दी, अब कोई भी आके ट्रेड कर सकता है इंडिया में। ठीक है, ब्रिटिश को एज ए मतलब ब्रिटिश ने सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ली इंडिया की, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकेम द सॉवरेन रूलर ऑफ इंडियन कॉन्टिनेंट, और लोकल गवर्नमेंट को उन्होंने पावर दे दी कि आप टैक्स कर सकते हो, अगर कोई आपको टैक्स नहीं दे रहा तो आप उसको पनिश कर सकते हो। एंड उसके बाद फिर तो कितना ही कचड़ा मचा था, वी ऑल नो। ठीक है, वेस्टर्न एजुकेशन को बढ़ाना, क्रिश्चियन मिशनरीज को भेजना, ये सब पचड़े होने लगे। ठीक है, 1833 में एक बड़ा चेंज आया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये 2023 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर्स थे उनके पास कोई पावर नहीं बची। गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो थे दे विल क्रिएट ऑल द लेजिस्लेशन, ऑल द एक्ट, एवरीथिंग। ठीक है, प्रीवियसली जो भी रेगुलेशंस आते थे उन मतलब जो भी लॉज बनते थे उनको रेगुलेशन बोला जाता था, बट जब से ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना एवरीथिंग बिकेम एन एक्ट, है ना, एक्ट बाई काइंड ऑफ पार्लियामेंट की तरह एक्ट बनाने लगा ये। ठीक, 1833 में पहली बार अटेम्प्ट हुआ था कि यूपीएससी जैसा कुछ सिविल सर्विसेज के लिए प्रोविजंस लाया जाए, बट ये अटेम्प्ट सक्सेस नहीं हो पाया था। ठीक, उसके बाद कंपनी की जो टेरिटरी थी दैट वर नाउ अंडर द ट्रस्ट ऑफ हिज मैजेस्टी और हर मैजेस्टी, मतलब कि किंग और क्वीन या एम्परर के अंदर आ गया। ठीक, सो इसमें मोटा मोटा ये जान लो आप कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, ऑल पावरफुल, सब कुछ ये करेगा, सारे लेजिस्लेटिव पावर इसके अंदर है, कंपनी ख़त्म, कुछ भी नहीं है कंपनी का, कंपनी की सारी टेरिटरी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ले गई। उसके बाद एक चार्टर आया 1853 में, उसमें क्या हुआ कि गवर्नर जनरल काउंसिल को दो पार्ट में तोड़ा गया, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में। ठीक है, और सिविल सर्विसेज को ओपन किया गया। फर्स्ट टाइम जो था वो लोकल रिप्रेजेंटेशन अलाउ किया गया कि फ्रॉम बॉम्बे, मद्रास, बंगाल और आगरा से इस लेजिस्लेटिव में कुछ लोग यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, सो इसका मेन ये था कि गवर्नर जनरल को फर्स्ट टाइम काउंसिल में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दो पार्ट बने, और यूपीएससी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि रिलेट करना आसान होता है। अपना जो सिविल सर्विसेज के लिए ओपन कंपटीशन आया और फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन आया। ठीक है, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ कंपनी रूल। तो आई होप कि मोटा मोटा हमने बिल्कुल पढ़ लिया है, एंड दिस इज़ मोर देन इनफ टू क्लियर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू एनी ऑफ दीज एक्ट। ठीक है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, चार्टर एक्ट 1813, रेगुलेटिंग एक्ट, एक्ट ऑफ 1858, पिट्स इंडिया एक्ट, इसको लिख देते हैं हम, जैसे ये कितना आया था 1784 में। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, ध्यान लगा के सोचो कि पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था। जब ब्रिटिशर्स ने उन पे अपने चंगुल कसना शुरू कर दिया था, जब सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, एक बार मुझे डेट भूल गई। रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में। तो सबसे पहला काम क्या हुआ था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिपोर्ट सबमिट करनी है। तो बी का देखते हैं क्या हो जाएगा, अपना बी जो हो जाएगा वो बी, द कंपनी ट्रेड मोनोपोली एंडेड, नहीं, द प्रूवन गवर्नमेंट ट्रांसफर, नहीं, द कंपनी डायरेक्टर वर आस्क्ड टू प्रेजेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, सो बी का हम 4 मान लेंगे। चलो, चार्टर एक्ट 18 आया है ना, चार्टर एक्ट 1813 क्या बोल रहा है, कंपनीज ट्रेड इन मोनोपोली वॉज एंडेड। ठीक है, 1793 में हमने देखा था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बढ़ाई गई थी 20 साल के लिए, तो 1793 से 20 साल जोड़ोगे तो 1813 आ गया, इनकी मोनोपोली एंड कर दी गई। तो ए का 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का 2 हो गया। सी का क्या बोल रहा है, एक्ट ऑफ 1858, इसके बाद तो बिल्कुल ही गवर्नमेंट ने सारे कंट्रोल ले लिए थे। तो द पावर टू गवर्न वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद क्या बोल रहा है, सेटअप बोर्ड ऑफ काउंसिल इन ब्रिटेन टू फुल्ली रेगुलेट द ईस्ट इंडिया कंपनीज अफेयर। देखो अब अपने पास क्या क्या बचा है, एक्ट ऑफ 1588, ये एक्ट ऑफ 1858 तो अपना 3 हो जाएगा, क्योंकि द पावर टू गवर्न एवरीथिंग वॉज ट्रांसफर्ड
फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन ख़त्म हो गया था। और जो अपना ए था, है ना, पिट्स इंडिया कंपनी, इसमें ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना था। हमने पढ़ा था ना कि दो तरीके के फंक्शंस हो गए थे, एक अपना लेजिस्लेटिव फंक्शन, एक अपना एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। सो ए का 1 हो जाएगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट पिट्स इंडिया एक्ट, है ना। दो चीज़ें बन गई थी कि कॉमर्शियल वर्सेस पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में जो था वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था वो एक्ट करने लगा था। सो बोर्ड ऑफ कंट्रोल रिलेटेड टू पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। चलो 2003 में क्वेश्चन पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वॉज नॉट मेड एज चार्टर एक्ट ऑफ 1833। अब ऐसे ध्यान करो, आपकी 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली एक्सटेंड किया गया था, 1813 में ख़त्म कर दिया गया था। 1833 में थोड़े नॉर्म्स और टाइट हुए होंगे, है ना, ये गवर्नर जनरल या उनके पावर्स की कुछ ऐसी हुई होगी। तो क्या बोल रहा है, द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज वर टू बी अबॉलिश्ड। ठीक है, जब 1813 में उसको मोनोपोली ख़त्म कर दी तो 20 साल में हो सकता है वो भी ख़त्म कर दिया हो, जस्ट फील लेने के लिए, अगर एग्जाम में भूल गया तो। द डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू बी चेंज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन द काउंसिल। बिल्कुल सही है, 1833 की बात कर रहा है। चलो खोल ही लेते हैं 1833, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी नाउ ओनली एडमिन बॉडी, मतलब ट्रेडिंग कुछ नहीं कर सकती थी। सो दिस वन इज करेक्ट, ठीक है। इनकरेक्ट पूछा है, नॉट मेड, ये ध्यान रखना। डेजिग्नेशन ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बाकी बम्बई मद्रास वाले, ये मतलब बाकी लोग के पास, बॉम्बे मद्रास के पास कोई पावर नहीं थी। अच्छा, बंगाल के पास ही पावर क्यों की थी, क्योंकि वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट था ब्रिटिशर्स के लिए, बट दैट इज़ पार्ट ऑफ आवर मॉडर्न हिस्ट्री। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स कन्फर्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल, बिल्कुल सही। एन इंडियन वॉज टू अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर इन गवर्नर, ये तो अभी बहुत लेट होगा, वो आगे हम पढ़ेंगे। सो दिस विल नॉट बी द ऑप्शन ऑफ दिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इन द ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइस, अच्छा वॉइस रॉय के बारे में पूछ रहा है, अभी आगे पढ़ेंगे। चलो तो यहाँ से अब हम ब्रिटिश रूल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कंपनी रूल पे इतने ही क्वेश्चन थे, अब हम ब्रिटिश रूल पे पढ़ते हैं। चलो ब्रिटिश रूल कह लो या क्राउन रूल कह लो। तो क्राउन रूल में क्या बोल रहा है कि सबसे पहले अपना 1858 आया, जब सिपाही म्यूटनी हुई अपनी 1857 की क्रांति, तो गुड गवर्नेंस के लिए इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया, ठीक है। अब सब कुछ हर मैजेस्टी के अंडर आ गया। अब डबल गवर्नमेंट एंड हो गई। डबल गवर्नमेंट कौन सी थी, जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन देखी जाती थी, फिर पॉलिटिकल फंक्शन कोई अलग देखता था, सब खत्म कर दिया, ठीक है। जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसरॉय बना दिया, ये याद रखना, इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट किया गया जिसके पास सारे कंट्रोल थे, और इसको एडवाइस करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल बनाई गई। तो ये था अपना 1858। फिर भाई 2-4 साल बाद 1861 आया। इसमें क्या बोला कि डिसेंट्रलाइजेशन की हल्की सी स्टार्ट करी गई, पूरा अचीव नहीं हुआ था, बस स्टार्ट था। बट जो वाइसरॉय था वो ऑर्डिनेंस से कुछ भी, कोई भी लॉ ला सकता था। सो ये ऑर्डिनेंस वाज द मेन फीचर ऑफ 1861 वाला एक्ट, ठीक। नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल इंडियन जो थे वो वाइसरॉय की काउंसिल में आने लगे, ठीक है। अब वाइसरॉय की काउंसिल में बहुत सारे जो लोग थे, दे वर नाउ बीइंग एलोकेटेड एज ए पोर्टफोलियो, मतलब कि जैसे अपने यहाँ आजकल बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं कि उनके पास बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं। सो उसी तरह से वाइसरॉय के काउंसिल, पहले क्या होता था कि एक ही बंदा सब देखता, सब पे लॉ, सब पे रूल वही करता था। बट अब वाइसरॉय काउंसिल में एक पर्सन एक पोर्टफोलियो सिस्टम में भी काम कर सकता। तो ये 4-5 इसके मेन फीचर हो गए। क्या, ऑर्डिनेंस लाया जा सकता था, नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल इंडियन भी आ सकते थे, वाइसरॉय काउंसिल में पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। चलो उसके बाद 1861 से बहुत टाइम बाद 1892 का एक्ट आया। इसमें नॉन ऑफिशियल्स मेंबर इंक्रीज़ कर दिए गए वाइसरॉय काउंसिल में। अब उनके पास पावर आ गई कि वो डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नॉमिनेशंस फ्रॉम द प्रोविंसेस वर ऑल्सो अलाउड, ठीक है। तो बहुत कुछ खास नहीं हुआ, अब क्वेश्चन पूछना, डिस्कस करना तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लैंडमार्क एक्ट आए थे, जो 3 अपने बहुत अच्छे थे, वो थे 1909 का, 1919 का और 1935 का। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम एंड अगेन पूछे गए हैं, ठीक। तो पहले अभी तक जो पढ़ा उस पर अगर कोई क्वेश्चन आया हो तो क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया स्ट्रेंथन द वाइसरॉयज अथॉरिटी ओवर द एग्जीक्यूटिव काउंसिल बाय सब्सटीट्यूटिंग पोर्टफोलियो और डिपार्टमेंट सिस्टम इन द कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। तो 1861 में हमने भी पढ़ा ना कि जो अपना 1861 था उसका मेन फीचर ही यही था कि हमने पोर्टफोलियो सिस्टम एक्टिव, हमने नहीं मतलब उन्होंने पोर्टफोलियो सिस्टम अडॉप्ट किया था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये 1935 पे है, हाँ ये भी 1909 पे है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी 1935 पे है। चलो ठीक है, पहले तो ये तीनों पढ़ ही लेते हैं। फिर 1909 का मेन फीचर क्या था, इसको मिर्ले मांटो रिफॉर्म बोलते हैं। इसने साइज ऑफ काउंसिल को इंक्रीज़ किया, ठीक है। सेंटर में अभी भी ब्रिटिशर्स हमेशा ज़्यादा थे, है ना, उसके काउंसिल में। अलाउड इंडियन को भी प्रोविंशियल, मतलब इंडियन की जो मेजॉरिटी थी, नाउ दैट बिकम मोर इन प्रोविंशियल गवर्नेंस। उसके बाद डेलिबरेटिव फंक्शन ऑफ काउंसिल्स बढ़ गई। फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सत्येंद्र सिन्हा जो थे वो एडमिट, मतलब उनको पार्टिसिपेट करने को मिला, ठीक है। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कोई इंडियन बंदा आया, ठीक। अब इन्होंने लीगलाइज कर दिया कम्युनल इलेक्टोरेट को। कम्युनल इलेक्टोरेट क्या होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इन सब के लिए अलग अलग इलेक्टोरेट बना दिया कि यहाँ से जो बंदा जो सेलेक्ट होगा उसको हिंदू वोट करेंगे और वो उसे उन्हीं में से आएगा, इसको मुस्लिम वोट करेंगे उन्हीं में से आएगा। इस तरह से कम्युनल इलेक्टोरेट बना दिया, ठीक। देखो मैं बहुत तेज़ तेज़ पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये PYQ की क्लास है ना, स्टैटिक नहीं है, तो इसको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। आई होप कि ये बिल्कुल आपको पता है, बस थोड़ा सा रिवीजन टाइप में हो रहा है, ठीक। 1999 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इटको MC रिफॉर्म, मॉन्टेगू चेल्म्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में बांट दिया गया, सॉरी 2 पार्ट में, सेंट्रल, प्रोविंशियल। फिर प्रोविंशियल को भी ट्रांसफर्ड और रिजर्व में बांट दिया गया, ठीक है। डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। फर्स्ट टाइम बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, अपर हाउस और लोअर हाउस करके, ठीक है। जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट थे प्रोविंसेस में, अब सेंट्रल में तो सब कुछ एग्जीक्यूटिव बॉडी ही करती थी अपना, ठीक है। जो ट्रांसफर्ड थे उसमें गवर्नर प्लस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करते उसको रूल, और जो रिजर्व थे जैसे पुलिस, जस्टिस, प्रिजन, रेवेन्यू एक्सेट्रा, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है, देवर टू बी यूज्ड बाय गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। अब मोस्टली डायरेक्ट इलेक्शन हुए थे जब ये बाई कैमरल लेजिस्लेशन बना था, बट लिमिटेड फ्रेंचाइजी थी, ये हमें याद रखना। अभी तक हमें कंप्लीट फ्रेंचाइजी नहीं मिली है कहीं भी। वाइस राय के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन अलाउ थे, अब बढ़ गए, पहले 1 थे अब 3 हो गए। सेपरेट इलेक्टोरेट वही बनने लगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो इनका हाई कमिश्नर का एक उन्होंने ऑफिस बना दिया, तो ये कीवर्ड इससे रिलेटेड है कि मेकिंग ऑफ हाई कमिश्नर ऑफिस, वाइस राय के एग्जीक्यूटिव में 3 इंडियन, उसके बाद ट्रांसफर्ड रिजर्व सब्जेक्ट्स, इस तरह से प्रोविंशियल सेंट्रल में डायरकी आई, फिर डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते थे, तो इस तरह से, है ना। उसके बाद साइमन कमीशन आया जिसमें सारे ब्रिटिशर्स थे, तो हमने बायकॉट किया। इसने बोला कि डायरकी अबॉलिश कर दो, कम्युनल इलेक्टोरेट को कंटिन्यू करने बोला, ठीक है। फिर कम्युनल अवार्ड, सब देखो पॉलिटी का पार्ट नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, बट थोड़ा सा स्पीड में हम पढ़ते रहेंगे। सबको इलेक्टोरेट देने को लिए इसने बोला, मतलब कि अभी तक तो क्या था कि कम्युनल में सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई था, अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ST ST OBC सबको सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब पूरी इंडिया को बांट दो। तो इसको सुन के गांधी जी ने अपना फास्ट अंटिल डेथ किया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद पूना पैक्ट हुआ भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, फिर कोई सेपरेट इलेक्टोरेट की बात नहीं हुई, और ये चीज़ 1935 के एक्ट में एक्सेप्ट की गई थी। चलो 1935 कभी इनैक्ट नहीं हुआ, बट इसके प्रोविजंस थे, पढ़ लेते हैं। इंडिया को फेडरेशन में बांटने की बात करी, प्रिंसली प्लस प्रोविंसेस होंगे, फेडरल में रिजर्व प्लस ट्रांसफर सब्जेक्ट होंगे प्लस प्रोविंशियल्स, और जो कॉन्करेंट लिस्ट होगी, मतलब फेडरल प्लस प्रोविंशियल प्लस कॉन्करेंट, ठीक है। और जो रेसिड्यूरी पावर होगी वो गवर्नर जनरल यानी कि वाइसराय के पास जाएगी, ठीक है। सो रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट बने फेडरल में। आपको पता ही है कि रिजर्व क्या करेंगे फेडरल, और ट्रांसफ़र क्या करेंगे, जो मेन चीज़ जैसे आर्मी, पैसा, फाइनेंस, एक्सटर्नल अफेयर, वो रिजर्व रहेंगे। ट्रांसफ़र छोटी मोटी चीज़ें जो नॉट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके आया था, विच लेटर बिकेम DPSP एज ए वेलफेयर स्टेट प्रोविज़न। उसके बाद इन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी कि प्रोविंसेस में आप कुछ भी करो, नोबडी विल बॉदर यू, आपके पास लेजिस्लेचर है, आप रूल बनाइए, कानून बनाइए, और जो गवर्नर वहाँ पे होगा, जैसे आज हमारे स्टेट्स में होता है कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी है, अपने स्टेट सब्जेक्ट पे किसी तरह का लॉ बना सकते हैं, तो 1935 में भी वैसा ही था कि गवर्नर विल एक्ट एज एक्ट ऑन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। डायरकी एट सेंटर पे अपर हाउस लोअर हाउस बनाने की कोशिश करी गई। उसके बाद कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को एक्सटेंड कर दिया वुमेन, डिप्रेस्ड क्लास और SC ST इन सब के लिए। अच्छा, कॉम्युनल इलेक्टोरेट और कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन में अंतर है। इलेक्टोरेट में है कि
उनको उन्हीं में से बंदे चुन के आएंगे। रिप्रेजेंटेशन मतलब कि आपकी सीट रिजर्व है बट वोट कोई भी आपको कर सकता है, ठीक। उसके बाद इसमें आरबीआई बना, 10% ऑफ पीपल को वोट करने के लिए अभी था, 100% फ्रेंचाइजी अभी नहीं आई थी, ठीक है। फेडरल कोर्ट बनाया गया, और अपना क्या है ये, हाँ, जो ये 3 चीज़ें बनी थी ना, फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्क्रीट लिस्ट, इनके लिए यूपीएससी बनाया गया। यूपीएससी मतलब कि सिविल सर्विसेज के प्रोविजंस भी इनके लिए बनाए गए। ऑडिटर जनरल का प्रोविजन इसमें आया। बर्मा यानी कि म्यांमार को अलग कर दिया, ठीक है। उड़ीसा को एक नया प्रोविंस बनाया। तो 1935 में काफ़ी कुछ हुआ था, बट इसमें आप बिल्कुल रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से आपको नोट्स बनाने हैं, या फिर अगर ये नोट्स भी आप पढ़ोगे तो इसमें आपको ऐड ऑन करने हैं, ठीक है। अब क्वेश्चंस करते हैं। कहाँ तक हमने कर लिया था? अच्छा, अभी 1935 2002 तक का किया था हमने ये वाला, कि वाइस रॉय कौन बन गया था? 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था, ठीक है। वाइस रॉय कब बना था? लेट्स सी, देखते हैं ना। जब अपना 1858 में आया था ये वाला एक्ट, कि गवर्नर जनरल को वाइस रॉय बना गया था। 1861 में पोर्टफोलियो सिस्टम। इस तरह से आप फटाफट याद करोगे अगर आपने एक बार अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। चलो देखते हैं। डायरकी एट सेंटर एज वेल एज इन प्रोविंसेस, नहीं, प्रोविंस में हमने ऑटोनमी दी थी, तो बिल्कुल गलत हो गया। सही वाले भी पढ़ लेते हैं। बाई कैमरल, बिल्कुल। प्रोविंशियल ऑटोनमी, ठीक है। एंड ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। ऑल इंडिया फेडरेशन में कौन कौन था? अपने ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, प्लस प्रिंसली स्टेट्स, ठीक है। ये हमने पढ़ा हुआ है। कहाँ गया? 1935, ये रहा ना, प्रिंसली एंड प्रोविंसेस, ठीक। चलो, जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे मैं इस नोट्स को और इनरिच करूँगा, सो दैट हमारे सारे क्वेश्चन इसी से हो जाए, कहीं भागने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। क्वेश्चन है द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट। ब्रिटेन्स कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट है ना, तो क्या होगा अपना 1900। अब देखो ये क्वेश्चन इसी में फंसा हुआ है कि 1858 से इन्होंने शुरू किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर, ठीक है। उसके बाद 1861 आया, फिर काफ़ी टाइम बाद 92 आया, फिर उससे काफ़ी टाइम बाद 1909 आया, बट यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 10 साल का अंतर है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी में क्या पूछा? 2000, तो अपना दिस विल बी, सॉरी, ये मोस्ट शॉर्ट लिव था क्योंकि इसके जस्ट बाद ही अपना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आ गया। चलो अपना सी में क्या पूछ रहा है? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बी आर अम्बेडकर ने बोला था कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन है दैट इज द बेसिस ऑफ डीपीएसपी, एंड ये इंस्ट्रक्शन किसको देता है? अपने एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेचर को, ठीक है। सो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन किस में था? अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। 2000, देखो अब कुछ जो कीवर्ड हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसे लिबर्टी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, और फ्रीडम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, तो इस तरह से जो है, अब देखो ये स्टैटिक की क्लास नहीं है, मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊँगा, मैं मोटा मोटा शब्द का मतलब बताऊँगा जो मुझे समझ आता है, जो आपको समझना है, जो एग्जाम में लिखना है, ठीक। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज विच। कॉन्स्टिट्यूशन का सिर्फ एक ही काम है, गवर्नमेंट को लिमिट करना, अदरवाइज गवर्नमेंट अनलिमिटेड हो जाएगी, वो कुछ भी करेगी, एनार्की मच जाएगी, है ना, तानाशाही मच जाएगी। तो क्या करता है? इट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट अथॉरिटी। उल्टा बोल दिया, इट प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी, ठीक है। सो ऑप्शन 2 विल बी करेक्ट, ठीक। डेमोक्रेसी सुपीरियर वर्च्यू। आप ये पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी सुपीरियर क्यों है? डेमोक्रेसी इज सुपीरियर बिकॉज इट एक्सेप्ट्स नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी एंड एवरी वन एल्स टू यूज देयर विजडम, देयर नीड्स एंड देयर आइडिया ऑफ वॉट अ गुड गवर्नमेंट एंड वॉट अ गुड कंट्री इज, ठीक है। सो बिल्कुल क्या है? द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट 2018 में क्वेश्चन आया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स मोस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। लिबर्टी एक शब्द में यही मतलब है कि आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए अपने आप को कंप्लीटली डेवलप करने की। जैसे यूपीएससी का एग्जाम है, ये आपको लिबर्टी देता है कि आप सब कुछ पढ़ो, सब कुछ करो, जो मर्जी आप पढ़ के आओ, आप एग्जाम में अपने आप को डेवलप्ड दिखाओ, ठीक है। सो लिबर्टी इज फुल अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, और जो लॉ होता है दैट रिस्ट्रिक्ट सम ऑफ एक्शंस, ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों को समझ के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ़ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी, नहीं।
इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि अगर आपके पास कोई लॉ नहीं है, इसका मतलब एनार्की है, कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को पीट रहा है, कोई लॉ नहीं है, आप कहीं पे भी एक अच्छे सिटीजन की तरह बिहेव नहीं कर सकते, चीटिंग चल रही है, फ्रॉड चल रहा है, बाहुबली सब कुछ आगे जा रहे हैं, तो अगर कोई लॉ नहीं है तो आपके पास कोई लिबर्टी नहीं हो सकती, आप अपने आप को ग्रो नहीं कर पाओगे। जब गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश यहाँ पे थी, हमारे पास लॉ था बट वो रिप्रेसिव लॉ था, तो इसलिए हमारी कोई लिबर्टी नहीं थी, क्योंकि हम अपने आप को कम्प्लीटली ग्रो नहीं कर पा रहे थे। इसलिए हम सॉवरेन बने, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन लाया, ताकि हमारे पास लॉ रहे और हमारे पास लिबर्टी रहे, ताकि हम अपने आप को ग्रो कर पाएँ। ठीक है, ऑल्दो इसका बहुत ज़्यादा और फिलोसॉफिकल डिस्कशन हो सकता है, बहुत सारे एस्पेक्ट खोले जा सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। चलो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी? अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि अपॉर्चुनिटी टू डेवलप वन सेल्फ फुल्ली। अब देखो ये क्वेश्चन है ना, ये आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, तो फिर तो भाई किसी को मारना भी लिबर्टी हो सकता है, किसी के घर में चोरी करना भी लिबर्टी हो सकता है, जितने क्राइम है सारे लिबर्टी में आ जाएंगे, बट दैट इज़ नॉट द केस। सो कभी कभी जब प्रीलिम्स में ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आए ना, तो आप अपने आप को क्वेश्चन करो कि उल्टा क्या होता है। ये बोल रहा है कि अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर वन लाइक्स, कुछ भी कर लोगे उसको लिबर्टी बोल दोगे, ऐसा नहीं है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट पढ़ा है हमने, लिमिटेड गवर्नमेंट है ना, कॉन्स्टिट्यूशन का काम ही है गवर्नमेंट पे लिमिट पुट करना। ठीक, 2021 में बोला कि वी अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन ब्रिटिश मॉडल। ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ली, ये ब्रिटिश मॉडल पे था, क्योंकि वही हमारे सक्सेसर्स थे। हाउ डज आवर मॉडल डिफर फ्रॉम दैट मॉडल, कि हम ब्रिटिश से अलग कैसे हैं? एज रिगार्ड लेजिस्लेशन द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज सुप्रीम, ठीक है, ओवरसाइट, बट इन इंडिया द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लेजिस्लेट इज लिमिटेड। बिल्कुल, हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है जो कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, हमारे पास बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, हमारे पास DPSP हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो कि गवर्नमेंट को लिमिट करते हैं कि भाई आप सब कुछ मत अमेंड कर देना। ठीक है, तो दिस ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन इंडिया मैटर्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ अमेंडमेंट एक्ट द पार्लियामेंट आर रिफर्ड टू द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखो ये काइंड ऑफ हाफ करेक्ट है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही करेगी, कोई भी बेंच कर सकती है, इवन हाई कोर्ट भी किसी भी एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे सवाल उठा सकती है। सो ये हाफ करेक्ट है, बट पूरा रॉन्ग भी नहीं है। अब इसमें ओनली लिख देता कि बाय सुप्रीम कोर्ट ओनली, तो ये गलत हो जाता, बट इसने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिफ़र कर सकती है, तो भाई ठीक है, कर सकती है। ठीक है, तो 1 और 2 विल बी करेक्ट ऑप्शन। देखो ये ऑप्शन मैं UPSC के आंसर की से लेके आया हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको हाफ करेक्ट बोलूँगा, शायद मैं गलत भी मार्क कर देता, बट नाउ द वन आंसर इज देयर, सो वी हैव टू चूज व्हाट दे आर सेइंग। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री? चीफ पर्पज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंट्री क्या है कि जो गवर्नमेंट है ना, इट डिफाइंस एंड लिमिट्स द पावर ऑफ गवर्नमेंट। सेम चीज़ देखो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के बारे में कितनी बार आया है, 5-6 बार तो अभी मैं खुद ही पढ़ा चुका। Constitutional government means a government limited by terms and condition of constitution. Constitution puts the restraint on the government. सेम जैसे फंडामेंटल राइट है, ये राइट किसके अगेंस्ट है? स्टेट के अगेंस्ट है ना, कि भाई स्टेट शैल नॉट डू दिस, कि आपको डिप्राइव ना करे लाइफ एंड लिबर्टी से, है ना, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट दे, वगैरह वगैरह। देखो विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट्स द बेस्ट रिगार्ड ऑफ लिबर्टी, आपने पढ़ा था ना कि इफ देर इज़ नो लॉ देर इज़ नो लिबर्टी, तो लॉ को इंश्योर कौन करता है? जुडिशरी, मतलब जुडिशरी ही बताती है ना कि भाई ये लॉ के अंदर है या लॉ के बाहर है, राइट? तो जुडिशरी ही ऐसी चीज़ है जो हमारी लिबर्टी को सिक्योर कर सकती है, आर्टिकल 32। ठीक है, सो अगर पूछा जाए कि जुडिशरी कैसी होनी चाहिए जो हमारे लिबर्टी को सिक्योर करेगी, ठीक है, लिबर्टी सिक्योर किसके अगेंस्ट हो रही है? स्टेट के अगेंस्ट। तो जुडिशरी जो हमारी है वो सेपरेट होनी चाहिए, है ना, कमिटेड नहीं होनी चाहिए। अगर जुडिशरी कमिटेड है यानी कि गवर्नमेंट से कमिटेड है, मतलब दोनों साठ गांठ में है, सो हमारी लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करेगी, तो जुडिशरी जो है वो सेपरेट होना चाहिए। सो सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, इस सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी किस आर्टिकल में दिया हुआ है, एक बार कमेंट करके बता दो। ठीक है, चलो 2024 में क्वेश्चन आया पार्ट्स पे। देखो दिस क्वेश्चन ब्रेक्स माई हार्ट, क्योंकि मेरे से नहीं हुआ था, मैं भूल गया था उस समय पार्ट, बट मैं आपको करा रहा हूँ तो कर लेना। पार्ट 9 में ऐसे मान लो कि पार्ट 9 जो हो वो न्यू है, तो न्यू में हमने क्या बनाया होगा? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, 9A में म्यूनसिपालिटी, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, पार्ट जो अपना पार्ट 20 है,
दैट इज़ रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पार्ट 20 मतलब इसका हाफ कर दो, तो पार्ट 10 जो है वो शेड्यूल ट्राइब एरिया के बारे में है। पार्ट 18 खतरा, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। पार्ट 17 में लैंग्वेजेस भी हैं। लैंग्वेजेस थोड़ा इस बार न्यूज़ में है तो मैंने ये मेन ऐड कर दिया, बाकी आपने अपने स्टैटिक में ये पढ़ाई होगा, ठीक है। सॉरी, ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ये सारे सही हैं, ठीक। कि जो पार्ट 9 है उसमें अपना म्यूनसिपाल्टी है। पार्ट 18 जो है उसमें अमेंडमेंट के इमरजेंसी के प्रोविजंस दिए हुए हैं। जो पार्ट 20 है उसमें अमेंडमेंट के प्रोविजंस दिए हुए हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है। ओके, ख़त्म हो गया। चलो 2024 में यही क्वेश्चन 2 आए थे, ठीक है। सो अगला जो वीडियो आएगा वो 1 से 1.5 घंटे का होगा। ये कितना हुआ है, 40 मिनट का है, ठीक है। अगला वीडियो जो आएगा वो 1 से 1.5 घंटा होगा। दिस वाज द हार्डेस्ट वीडियो टू मेक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्टैटिक ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा समझाना पड़ता है। बट इसके बाद जो वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आपको बिल्कुल लेज़र फोकस, जैसे अभी फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अपना प्रेसिडेंट के बारे में, बिल्कुल शॉर्ट्स में ही पढ़ाऊँगा, क्योंकि लॉन्ग पढ़ने का टाइम नहीं है और ना ही मुझे पसंद है, ठीक है। तो जो मुझे याद रहता है, जो मैं लिखता हूँ, वो तुम्हें याद रहेगा, उससे PYQ होगा, उसी से पेपर में सॉल्व होगा, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। देखो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, CSET चल रहा है, PT 365 चल रहा है, PYQ चल रहा है, bट हमें अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। मेरी प्रायोरिटी क्या है, स्टैटिक, उसके बाद PYQ, उसके बाद एवरीथिंग एल्स। सॉरी, स्टैटिक, PYQ, CSET तो क्वालिफाई करनी है, उसके बाद एवरीथिंग एल्स। ट्रस्ट में, अगर आपने ढंग से अपना CSET, PYQ और स्टैटिक कर लिया, आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक पाएगा। ये बात मान लो मेरी, ठीक है। यही होता है, आपको इस समय इतना फोमो आएगा कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, यहाँ चला जाऊँ, हाय तौबा क्या कर लूँ, नहीं करना है आपको। बस अपने स्टैटिक और PYQ पर फोकस करना है, ठीक है। और जिस PYQ की बुक से मैं कर रहा हूँ बहुत लेंदी है, बहुत बल्कि है, इतना अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है। बट व्हेन यू हैव एक्सपीरियंस, लाइक मेरे पास 1-2 साल का एक्सपीरियंस है, तो मैं इन चीज़ों को कट करता हूँ और इसमें आपको क्रिस्प चीज़ें प्रकट करता हूँ, तो उससे आपको हेल्प होगी, ठीक है। चलो, ज्ञान ज़्यादा हो गया। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आज शाम को ही आएगी, अब दिन की 2 से 3 वीडियो आने वाली हैं, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप स्टडिंग भाई, बहुत प्रेशर है। चलो, लेट्स क्रैक इट, बाय।